अब ये युद्ध जो चल रहा है इसमें जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं वो रणनीति तो है, लेकिन हथियारों पे ये सबसे ज़्यादा टिका हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिवाच, अलग अलग रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूँ कि विद इन अमेरिका पेंटागन के कुछ अधिकारी, कुछ अलग अलग और अटॉर्नीज वहाँ पर ये बोल रहे हैं ट्रम्प साहब को कि जो आपका भंडार है वो तेज़ी से कम हो रहा है, आपके जो क्षमता है, जो आपके हथियार हैं वो कम हो रहे हैं, काफ़ी सारा आपने यूक्रेन वाले युद्ध के लिए लगाया। अब इस उसमें भी, जबकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब का बयान है कि हम जब तक चाहें तब तक युद्ध लड़ सकते हैं, हालांकि एक बड़ा वेग सा बयान है ये। और दूसरी तरफ कुछ प्रोडक्शन के आंकड़े में देख रहा था कि जो डिफेंसिव मिसाइल्स वगैरह होती हैं उनका प्रोडक्शन ईरान ने इस समय बहुत हैवी कर रखा है और अमेरिका में वो उसके मुकाबले बहुत कम है। तो अगर हम ये कंपेयर करें, और फिर ईरान आए दिन जो है अलग अलग तस्वीरें भी निकाल रहा है, लेकिन अगर मैं कुछ अमेरिकन रिपोर्ट्स का जिक्र करूं तो उसके पास करीब 2 से 3 हज़ार की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल्स और ये सब का जखीरा है। साथ में वो ड्रोन्स जो कि काफ़ी तबाही मचा रहे हैं, सस्ते वाले ड्रोन्स एज कम्पेयर टू उनको रोकने के लिए जितना पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो इस पूरी सिचुएशन को देखें तो कितने दिन ईरान अपनी स्ट्रेटेजी के साथ युद्ध को खींच सकता है? कभी ना कभी तो हथियार खत्म होंगे डेफिनेटली, इतना भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा, कितने भी आपने अंदर बंकर बना के रख लिए होंगे, पर उसकी भी एक लिमिट होगी। कहते हैं 5 अंडरग्राउंड साइट से ईरान के अंदर बड़ी बड़ी जहां पर ये सब कुछ स्टोर्ड है। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई और कितनी नहीं, तमाम रिपोर्ट्स हैं जो इस वक्त फैली हुई हैं, लेकिन फिर भी एक मोटा हिसाब क्या कहता है सर? हाँ बिल्कुल, देखो प्रवीण, इसमें यह है कि एक बात तो माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने अंडर एस्टिमेट किया ईरान को। क्यों किया ये देखें कि उन्होंने ये सोचा था कि जैसे ही हमला होगा, अगर उन्होंने आयतुल्लाह अल खमैनी और उनके टॉप पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कमांडर को मान दिए तो वो ईरान जल्दी ही मोराल डाउन होगा और वो हो सकता है वो रजीम चेंज या किसी भी डिमांड के लिए मान जाए। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ईरान ने किया क्या? ईरान ने पहले जो 12 जून में 12 दिन की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उससे जो सबक सीखे वो उसने अप्लाई किए। एक स्वॉट एनालिसिस किया एज ए मिलिट्री कमांडर। उन्होंने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या किया। उन्होंने देखा हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमारी स्ट्रेंथ है हमारे मिसाइल, हमारे रॉकेट, हमारे ड्रोन्स। हमारी वीकनेस क्या है? हमारी वीकनेस है हमारे पास एयर पावर नहीं है, हमारे पास एयर डिफेंस नहीं है, हमारे पास इतनी स्ट्रांग नेवी नहीं है। और उसने इसको देखते हुए इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरीके से किया कि जिससे वो एक प्रकार से दुश्मन के इलाके के अंदर हिट करें जहां दुश्मन को स्ट्राइक करता है ज्यादा। वो कैसे? इन्होंने इसको रीजनल वार बनाया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जितनी भी मिडिल ईस्ट के अंदर जो मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की, वो चाहे कतार हो, बहरीन हो या सऊदी हो, यूएई हो, ओमान हो, जॉर्डन हो, उन पे हमले किए। और उनके हमलों से एक तो उनको नुकसान हुआ, मिलिट्री बेसिस को कोलैटरल डैमेज हुआ, और उधर से फिर इन्होंने प्रेशर डालना स्टार्ट किया इन देशों ने कि भाई अमेरिका को ये लड़ाई बंद करो। और सच्चाई ये है कि वहाँ की ऑयल प्रोडक्शन काफ़ी रुक गई है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कम हो गई है। आज जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर था अमेरिका, आज मिडिल ईस्ट के लिए वो एक लायबिलिटी बन गया है। तो ये सारा माहौल ही चेंज कर दिया ईरान ने। दूसरा क्या किया, उसने स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर दिया, जहाँ 20% वर्ल्ड का ऑयल जाता है, और जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो शूट कर गए, $85 पर बैरल से ऊपर चले गए। सुनने में आया अगर ये 10-12 दिन और चली तो ये $100 से ऊपर चले जाएंगे। तो सच्चाई ये है कि इन्होंने इकोनॉमी को हिट कर दिया, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी इंक्लूडिंग चाइना जिसका 60% ऑयल जाता है। भारत की भी इकोनॉमी इम्फेक्ट होगा। और तीसरा, उन्होंने जो हौथी रिबल हैं उनको जो है रेड सी के अंदर सक्रिय किया, वो भी हिट कर रहे हैं शिप्स को। उनको भी लंबा रास्ता लेना पड़ता है, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का चक्कर काटने पड़ रहा है। अब इन्होंने एक दूसरी स्ट्रैटेजी ये की कि जो उनके पास मिसाइल रॉकेट हैं वो ही उनकी लाइफलाइन है। जितना लंबा उसको खींचेंगे उतना ही, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इजराइल पे हमले किए पर लिमिटेड किए, क्योंकि इजराइल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके पास मल्टी टियर एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसा कुछ हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया था। उनके पास आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है, डेविड स्लिंग भी है, उसके बाद एरो सिस्टम भी है, पेट्रोइड मिसाइल है, थर्ड है। तो वहां पर हमले जो है लिमिटेड कर रहे हैं, मगर ज्यादातर हमले जो मिडिल ईस्ट की तरफ कर रहे हैं जहां इंपैक्ट उसका ज्यादा है, क्योंकि हाँ एयर डिफेंस इतना अच्छा नहीं है। दूसरा वो क्या कर रहे हैं कि एकदम इतने हमले नहीं कर रहे कि
कल जो जखाड़ा है इनका मिसाइल और रॉकेट का वो खत्म हो जाए, क्योंकि वो लिमिटेड है, वो 5-6 हजार के करीब ही है और उन्होंने उसको अंडरग्राउंड रखा हुआ है। उनके जो जिस प्रकार वो जो फायर करते हैं तभी बाहर निकालते मिसाइलों को, फायर करके फिर जो इनके लोकेटर हैं वो अंदर चले जाते हैं। अब जो मदद है, क्या इसकी मदद किसी ने की है? जो रूस और चीन से सोचा था कि उनकी मदद ज्यादा होगी, वो नहीं हुई, क्योंकि रशिया यूक्रेन लड़ाई में, चाइना जो है वो ताइवान की तरफ देख रहा है। हाँ, जी। मिसाइल और ड्रोन दिए हैं, मगर ये लड़ाई से रियल टाइम इंटेलिजेंस दिया। अब होगा क्या? देखो, अब ये होगा कि अगर रिजीम चेंज करना चाहता है तो अमेरिका उसको बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए। वो बूट्स ऑन ग्राउंड कभी नहीं करेगा। उसको अफगानिस्तान और इराक से एक सबक सीख लिया, बॉडी बैग जाएंगे तो ये जो इलेक्शन है, मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में, ये पक्का डोनाल्ड ट्रंप हारेगा। तो करेंगे क्या? वो यही करेंगे कि भाई किसी तरीके से लड़ाई को इतना ले जाएं कि जो जखीरा है ईरान का मिसाइल रैकेट का वो खत्म हो जाए। एनर्जी सेक्टर पे करें, इसके न्यूक्लियर स्टोर करें, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को करें, जो भी इनका कमांडर बनता है उसको एलिमिनेट करें। और दूसरा ये है कि अपने जो अब अकेला रह गया ईरान, इसमें कोई शक नहीं, कोई उसके साथ नहीं खड़ा, तो उसका जो एनर्जी सेक्टर भी है, ऑयल सेक्टर, 2 से 400 बिलियन डॉलर का कह रहे हैं कि नुकसान हो चुका है ईरान को। ये नहीं कि ईरान कैन फाइट अनएंडिंग वॉर। आफ्टर ऑल जो इजराइल और अमेरिका है उसकी टेक्नोलॉजी साइबर तो जनरल सिवाच, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया, इस पर आगे और चर्चा करेंगे कि ये यूएस के फेवर में नहीं है कि वो ऑन ग्राउंड ट्रूप्स उतारे, तो क्या बिना ऑन ग्राउंड ट्रूप्स उतारे हो जाएगा? और वैसे भी ये बहुत बड़ा इलाका है, अगर आप जोग्राफिकल कंपैरिजन दे दर्शकों को तो इराक के मुकाबले 3 गुना बड़ा क्षेत्रफल है या उससे भी ज्यादा, तो इतना आसान होगा नहीं, लेकिन इसको और एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल जो भी सर ने भी उठाया था यहाँ पर, स्वर्ण सिंह साहब ने, कि विद इन अमेरिका, आनंद आहूजा साहब, विद इन अमेरिका भी ट्रंप साहब के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने जो भी एनालिसिस किया, जितने समय में सोच रहे थे, लेकिन अब चीजें वैसी होती हुई नजर आ नहीं रही। तो क्या उनको अपने ही देश में अब थोड़ा फसन महसूस हो रही है, जहां उनको विरोध के स्वर उठ रहे हैं? दूसरा, वो तो खुद उसके प्रखर समर्थक थे कि भाई अमेरिका को तो आपको किसी वॉर में उतारना ही नहीं है, अमेरिका को आपने बहुत वॉर लड़ा लिए, मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसमें खर्चा बहुत होता है। लेकिन अब वो वॉर में उतरे तो उतरे, वो फंस भी गए हैं, मतलब खुद ही कह रहे हैं कि 4-5 हफ्ते तो और लग जाएंगे। ऐसे भी बयान देने पड़े कि नुकसान होता है, जाने भी जाएंगी। तो क्या उनके लिए अपने होम टर्फ को ही बचाना मुश्किल है? आगे चुनाव भी हैं, अभी मिलिट्री सिचुएशन भी समझाई जनरल साहब ने। क्या सिचुएशन बन रही है अमेरिका में ट्रंप के लिए? विपिन जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक मिनट में सभी पैनलिस्ट ने जो बातें कही हैं उनसे कमेंट करना चाहूंगा। जरूर। लेकिन पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कभी भी यहाँ पे आप ये नहीं देखेंगे कि अपोजिशन जो है वो आवाज किसी भी मुद्दे पे ना उठाए, चाहे वो वियतनाम की बात थी। अगर आप मोहम्मद अली जो कैशियस कले बन गए बाद में, तो उस वक्त भी काफी डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे वार के अगेंस्ट जो यूएस से इन्वॉल्व हुआ। जब इराक में यूएस इन्वॉल्व हुआ तभी काफी डेमोन्स्ट्रेशन हुए। और आज अगर हम देखें तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो उसको अपोज कर रहे हैं। अगर आप कल की देखें सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी की जो ब्रीफिंग जो मार्को रूबियो ने की, उसके बाद जो रिपब्लिकन सेनेटर्स कांग्रेसमैन बाहर निकले, उन्होंने इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया। लेकिन जब डेमोक्रेट सेनेटर्स बाहर निकले उस मीटिंग से तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। तो अगर एक जो अपोजिशन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी किसी चीज को क्रिटिसाइज करती है तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरा देश ही उसके अगेंस्ट हो गया है। दूसरी बात आपने कही कि तैयारी की बात की, तो अगर मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी लेगेसी को एक ये छोड़ के जाना चाहता हूं कि मैं एक शांति का मसीहा था, जो ये क्लेम करते रहे कि मैंने 8 जंगों को रुकवाया, जो ये क्लेम करते रहे कि मेरे को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, अगर उनकी थिंकिंग में कोई चेंज आई तो इसका मतलब कुछ तो हालात रहे होंगे ना। वो कहते हैं कि कुछ तो उनकी भी रही होंगी मजबूरियां, यूं ही जिंदगी में कोई बेवफा नहीं होता। तो अगर उनकी थिंकिंग में कोई चेंज हुआ है, और वो चेंज क्यों हुआ है? अभी आपके पैनलिस्ट ने बात की वो तैयारी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, और अगर आपने कल ट्रंप की प्रेस ब्रीफिंग भी सुनी होगी तो उसने साफ कहा कि अगर हम ईरान पे अटैक नहीं करते तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हिसाब से
ईरान जो है हम पे अटैक करने वाला था। तो आप उस चीज को मिस कर, हमें 9/11 पर के क्या अंदर पर क्या, आनंद साहब, पर क्या ये बात हम मान सकते हैं या उतरे कि ईरान ये कोशिश करता कि वो इन पे अटैक करता? ऐसी क्या उसके पास एक बैकअप होती कि वो अमेरिका और इजराइल पे अटैक करने जाता? बिल्कुल। तो आप लोगों का जो एनालिसिस लेफ्टिनेंट मेजर साहब ने भी बात की, सवाल लड़ाई में ड्रोन की, सवाल लड़ाई में रॉकेट्स की नहीं है। आप देखिए बाइडेन के टाइम में यहाँ पे बहुत सारे ईरानियंस इलीगल आए। जो रियल प्रॉब्लम यूएसए को आज ईरान से है वो नंबर 1 स्लीपर सेल से है, ना कि जो लड़ाई हो रही है उसमें। ये लड़ाई तो है हफ्ता 10 दिन के अंदर आप देखना ये खत्म हो जाएगी। आप मेरे वर्ड जो है मार्क कर लीजिए, क्योंकि ईरान में इतनी ताकत नहीं है कि वो 10 दिन से या 15 दिन से ज्यादा इस लड़ाई को बैटलफील्ड में ले जाए। और यूनाइटेड स्टेट्स ने कभी भी वहां पे अपने सोल्जर्स को नहीं भेजना है। ये लड़ाई जो होगी, ये आज ईरान की यूनाइटेड स्टेट्स ने आधी से ज्यादा एयर पावर और नेवी पावर को खत्म कर दिया है। इससे ज्यादा जो है ईरान कुछ दिन से ज्यादा चलने वाला नहीं है। मेजर लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने एक बात की, जो उसने गल्फ कंट्रीज पे अटैक किया, मेरे हिसाब से ये ईरान की सबसे बड़ी बेवकूफी थी कि उसने अननेसेसरी यूएसए, इजराइल के अलावा जो ये 9 कंट्रीज न्यूट्रल रहने वाले थे, इनको भी अपने अगेंस्ट कर लिया है। चाइना ने और रशिया ने ईरान का साथ नहीं दिया है। 57 मुस्लिम कंट्रीज में से सिर्फ पाकिस्तान ने ओपनली कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। 56 मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो ईरान के साथ आज नहीं खड़े हैं। ईरान की और यूनाइटेड स्टेट्स की जो हिस्ट्री है वो 2 दिन की या 4 दिन की या 4 साल की नहीं है। पिछले 47 ईयर्स के अंदर ईरान जो है वो ये डिक्लेयर करता रहा कि मैंने दुनिया के नक्शे से इजराइल को खत्म कर देना है। ईरान ने फतवा इशू किया डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 3 बार असैसिनेशन अटैक हो चुके हैं और अब इन्होंने, ईरान ने फिर कहा कि हमने ट्रंप को असैसिनेट करना है। तो अगर आप हालात देखें, ये सिर्फ 4 दिन के या 4 साल के नहीं हैं, 47 अगर आप ईरान और इजराइल की हिस्ट्री भी देखी है 1979 से, ईरान जो है टर्की के बाद सेकंड कंट्री था जिसने इजराइल को एक राष्ट्र माना 1948 में। इंडिया ने इजराइल को राष्ट्र माना 1950 में। ईरान ने इंडिया से पहले इजराइल को राष्ट्र माना। अगर आप देखें, ईरान जिस वक्त नासिर इजिप्ट के अंदर लेट 60s के अंदर, मिड 50s के अंदर जब नासिर ने पैन अरब मूवमेंट चलाई, तो ईरान जो है मिडल ईस्ट से टोटली आइसोलेट हो गया। और उस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर ईरान का कोई अगर दोस्त था तो सिर्फ इजराइल एक दोस्त था। लेकिन उसके बाद 1979 के अंदर हालात बदले। गल्फ कंट्रीज जो हैं वो इजराइल के क्लोज आ गए, खासकर अब्राहम अकॉर्ड के बाद। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड से पहले भी अगर आप लेट 60s की वार देखें इजराइल और इजिप्ट के अंदर, जिसमें हुस्नी मुबारक जो है, पॉइंट सर कि ये काफी सारी हिस्ट्री है इसके पीछे,